रीबर्थ डेंजरस माफिया ऑफ द गर्ल एपिसोड 331 से 335 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया कैसे अपना कॉन्सेप्ट पूरा करती है। उसके इस गाने को सुनकर चारों तरफ पब्लिक में धूम मच जाती है। किया को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके इस तरह सामने आने पर पब्लिक उसे इतना ज़्यादा प्यार देगी। किया और उसके दोस्त इस कॉन्सेप्ट के होने से बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं उनसे ज़्यादा तो पब्लिक खुश थी, जो उन लोगों ने आज पहली बार अपनी आंखों से सरगम को देखा था। वहीं यह कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, जिस वजह से यह मॉरिशस में ही नहीं बल्कि एशिया सहित यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भी देशों में इस गाने की चर्चा ऑनलाइन होने लगी थी। लोगों को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। वहीं किया की आवाज़ में जादू था। एक बार में ही सुनने वाला इंसान उसकी आवाज़ को सुनकर पागल हो जाता था। और इस बार तो किया सबके सामने स्टेज शो कर रही थी, तो यहाँ दूर दूर से जितने भी लोग उसे देखने के लिए आए थे, उनके दिल इस समय खुशी के मारे झूम रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका आना यहाँ व्यर्थ नहीं जाएगा। पहले तो वह यहाँ आकर और यहाँ की भीड़ देखकर अफसोस कर रहे थे कि शायद उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन जो अनुभूति उन्हें यहाँ आकर प्राप्त होती है, शायद वह दूर बैठकर ऑनलाइन देखने से न मिलता। वह बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं इस समय किया कि यह शो मेन टॉपिक बनी हुई थी। चारों तरफ बस इसी बात की धूम मची हुई थी। ऑनलाइन ट्रेंडिंग लिस्ट में यह सबसे ऊपर सर्च कर रहा था। यहाँ तक कि टीवी में भी इसी के बारे में बार बार बताया जा रहा था। इसलिए नहीं कि किया उन सबके सामने पहली बार आई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि यह गाना बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाला था। वैसे भी सरगम के गाने बहुत ही स्पेशल होते थे, लेकिन इस बार का गाना ऐसा था जिसे पब्लिक कभी भूल नहीं सकती है। उन लोगों ने एक ही गाने में कई अनुभूतियों को महसूस किया था। ऐसे लग रहा था जैसे वह उनकी खुद की ज़िंदगी हो, वह खुद की ज़िंदगी को जी रहे हों। कई सारे इमोशन एक साथ उन लोगों ने महसूस किया था। ऐसा कभी भी किसी सिंगर के गाने में नहीं था, जिस वजह से वह ट्रेंडिंग लिस्ट में सर्च कर रही थी। चारों तरफ बस उसके गाने की होड़ लगी थी। बहुत सारे लोग कमेंट कर अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई तो यह कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता है कि मैंने सच में अपनी आंखों से सरगम को सामने देखा। यह मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात है कि मैं उसे देख सका, वरना मुझे तो खुद पर ही भरोसा नहीं होता। लेकिन वाकई में वह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। भले ही उसका पूरा चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन कोई भी व्यक्ति देखकर अंदाज़ा लगा सकता था
कि वह कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। वह किसी मॉडल से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। कोई कमेंट में लिख रहा था कि काश मैं भी वहाँ गया होता, पर मुझे तो फ़्लाइट की टिकट ही नहीं मिल पाई। सारी फ़्लाइट पहले से ही बुक हो चुकी थी। जैसे ही सरगम के गाने और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पोस्ट किया गया था, लोगों ने टूटकर फ़्लाइट की टिकट बुक कर ली थी, जिस वजह से मुझे तो टिकट बुक करने का मौका ही नहीं मिला। जब मैं अपने काम से फ्री हुआ तो मैं टिकट बुक करना चाहता था, पर कोई भी फ़्लाइट फ्री नहीं थी, जिस वजह से यह सुनहरा मौका मैंने खो दिया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सरगम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करे, जिसे मैं भी देख सकूँ। मैं एक बार सरगम को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर भी मैं उसे इस तरह शो में देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे ऐसे हजारों कमेंट ट्रेंडिंग लिस्ट में सर्च कर रहे थे। वहीं कोई कह रहा था कि यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था इस गाने में इतना ज़्यादा इमोशन होगा। तभी दूसरा कमेंट, यार मैं तो बस यही सोच सोच के परेशान हूँ कि आगे क्या होगा। क्या हमारी हीरोइन के साथ अब कुछ बुरा होगा? क्या वह अपनी ज़िंदगी को उन दुष्ट लोगों से बचा पाएगी? तभी एक दूसरा कमेंट, यार मैं भी कल से ही यह सोच सोच कर परेशान हूँ। तभी किसी तीसरे का कमेंट, यार मैं तो जब से वहाँ से आया हूँ, रात दिन मेरे दिमाग में यही ख्याल चलता है, कितना अच्छा होता जब हमारी हीरोइन उन लोगों को मार देती और खुद बचकर वहाँ से निकल जाती। तभी कोई तीसरा बोलता है कि हाँ यार, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, पर मैं प्रे करूँगा कि हमारी हीरोइन को उन जल्लादों से बचा ले और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। तभी चौथा बोलता है कि उनकी जगह पे अगर मैं होता तो मैं तो उन्हें जान से ही मार डालता। इसी तरह लोग सरगम के गाने में तरह तरह से कमेंट कर रहे थे। सरगम को तो अंदाजा भी नहीं था कि इस समय बाहरी दुनिया में क्या धूम मचा हुआ है। वह तो अपने कॉन्सेप्ट को करने के बाद से आकर अपने कामों में व्यस्त हो गई थी, क्योंकि उसने अपना बहुत सारा काम छोड़ा था इस गाने को तैयार करने में। वहीं यह न्यूज़ ट्रेंडिंग लिस्ट में होने की वजह से इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से साथ वायरल हो रहा था। और हमारे शिवाय और ओम बाबू, यह लोग भी सरगम के गाने के बहुत ही ज़्यादा चहेते थे। उन्हें भी सरगम के गाने बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे। उसकी आवाज़ उनके कानों में जादू का एहसास दिलाती थी। और ट्रेंडिंग लिस्ट में होने की वजह से जब भी कोई टीवी ऑन करता या फिर कोई अपने मोबाइल चालू करता तो सबसे पहले न्यूज़ पर उसे यही खबर मिलती। शिवाय और ओम भी जैसे ही अपनी फ़ोन को चालू करते हैं तो उनके फ़ोन पर भी यही खबर चल रही थी। वह भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सारे न्यूज़ को देखने लगते हैं। ओम बोलता है, अरे यार देखना, अपनी
गॉर्जियस कैसे इस समय ट्रेंडिंग लिस्ट पर बनी हुई है। हमारी बदकिस्मती है कि हम वहाँ नहीं जा पाए। तभी शिवाय भी बोलता है, हाँ यार, मैंने सोचा था कि इस बार मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि यह ऐसा पहला मौका होगा जब हम सरगम को अपनी आंखों से देख पाते। कितनी बुरी बात है कि हम यहाँ फंस कर रह गए। तभी ओम बोलता है कि क्या करें, हम ऐसे रेहान को भी तो छोड़कर नहीं जा सकते हैं। रेहान की कंडीशन तुम्हें पता है, इस वक्त ठीक नहीं है और उसे इस वक्त हमारी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हम उसे इस तरह छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते थे, लेकिन हम देखो ना, उसका कॉन्सेप्ट भी मिस कर गए। जिस वक्त किया का यह कॉन्सेप्ट हो रहा था, उस वक्त शिवाय और ओम एक बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे थे, जिसे रेहान ने उन्हें करने को कहा था। इस वजह से वह लोग कॉन्सेप्ट को नहीं देख पाए थे, लेकिन अब वह उसे चालू करके देख रहे थे। आखिर में वह उसे ऐसे कैसे नहीं देखते। जैसे ही उनके कानों में वह मधुर सी आवाज़ जाती है, तो वह दोनों मंत्रमुग्ध होकर अपने आँखों को बंद कर लेते हैं। ओम बोलता है, आहा, यह आवाज़ कानों को कितना ज़्यादा सुकून पहुंचा रहा है। वहीं शिवाय भी उसकी बातों पर हामी भरता है। वह लोग अभी सुन ही रहे थे कि अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है। शिवाय जल्दी से अपनी आंखें खोलकर ध्यान से अब उसे सुनने लगता है और फिर वह ध्यान से उस पूरे कॉन्सेप्ट की वीडियो देखने लगता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, ओम को भी कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसे लगता है कि जैसे यह आवाज़ सुनी हुई है। पता नहीं क्यों उसे यह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी। वह भी तुरंत अपनी आंखें खोलता है और कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी देखता है कि शिवाय बहुत ध्यान से उस वीडियो को देख रहा है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि शिवाय को भी वही एहसास हो रहा है जो उसे हो रहा है। वह तुरंत शिवाय से बोलता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही तुम भी सोच रहे हो? तो शिवाय बोलता है, हाँ यार, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह आवाज़ मैंने सुनी है। पता नहीं क्यों यह मुझे अपनेपन का एहसास दिला रही है। मुझे नहीं पता कि सरगम कौन है, इसका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है। इसने इतने अच्छे से मास्क लगाया है कि हम चाहकर भी इसका चेहरा नहीं देख सकते हैं। सिट यार, वो मास्क लगाकर क्यों आई है? अगर वह मास्क न लगाई होती तो हम उसका चेहरा अच्छे से देख सकते थे उसकी बातों को सुनकर। ओम भी बोलता है, हाँ यार, पता नहीं क्यों यह आवाज़ मुझे भी जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी अचानक से उनका दिमाग घूमता है। वह फिर से बार बार रिपीट करके अब उस गाने को सुनने लगते हैं और फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या यह किया सिस्टर की आवाज़ नहीं लगती है? वहीं उन दोनों के ऐसे बोलने से वह दोनों ही चौंक जाते हैं। क्या वह जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं? क्या उनकी यह सिस्टर हो सकती है? फिर एक बार के लिए वह सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन तभी वह किया की आइडेंटिटी को याद करते हैं तो उन्हें अब ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है कि यह उनकी सिस्टर ही हो, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है उसकी बहुत सारी आइडेंटिटी है। पता नहीं वह और क्या क्या करती होगी, उन्हें अभी उनके बारे में अच्छे से नहीं पता है। लेकिन जितना भी पता है, इससे उन्हें यह तो ज़रूर मालूम है कि वह कोई साधारण लड़की तो नहीं है। जहाँ उसकी इतनी सारी आइडेंटिटी है तो फिर यह कोई मायने नहीं रखता है। वहीं उसकी बातों से सहमत होकर शिवाय भी बोलने लगता है कि हाँ, मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे यह आवाज़ किया सिस्टर की हो।
वहीं उन दोनों को समझने नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन यह बात उन्हें रेहान से बताना होगा, वरना कहीं अगर यह किया सिस्टर निकली तो रेहान तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। वह पागलों की तरह हर जगह अपनी एंजल को ढूंढ रहा है और उसकी एंजल यहाँ है। यही सब सोचकर वह लोग अब पूरी तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि वह यह बात रेहान से ज़रूर बताएंगे। वह दोनों कहते हैं चलो हमें रेहान के पास चलना चाहिए, वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर यह सिस्टर निकली तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। उसकी बातों को सुनकर वह भी बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं, मुझे भी लगता है कि हमें रेहान से एक बार बताना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सच में किया सिस्टर ही है। वह तुरंत ही बिना देर किए रेहान से मिलने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर यह किया हुई तो यह चीज़ रेहान के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वही रेहान पागलों की तरह आज भी किया को ढूंढ रहा था। वह अपने अंतिम सांसों तक भी उसे ढूंढना बंद नहीं कर सकता था। उसे किया के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने मन बना लिया था कि अगर एक बार किया उसे मिल गई तो वह उसे ज़रूर पनिशमेंट करेगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छोड़कर जाने की। वह उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेगा। वह उसे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। अगर किया को यह सब बातें पता होती तो वह रेहान का क्या करती पता नहीं, लेकिन वह कभी रेहान के हाथ न लगती, क्योंकि उसे इस चीज़ से सख्त नफरत थी कि कोई उसे कैद करके रख ले। आज तक वह इसी चीज़ से बचते आ रही थी। वह कभी जिंदगी में भी नहीं चाहेगी कि कोई उसे कैद करने की कोशिश करे, और अगर कभी किसी ने ऐसा किया तो वह उसे मारने से बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है। क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने वो दर्द झेला था जिसका एहसास शायद कभी किसी को नहीं हो सकता है। तो भला वो इस जिंदगी में खुद को कैसे किसी को कैद करने दे सकती है। रेहान के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसका सारा गुस्सा हर रोज उसके एम्प्लॉय पर टूटता था। उसके सारे एम्प्लॉय उसके सामने जाने से थर थर कांपते रहते थे। इस वक्त तो बेचारे ऋषभ का भी हालत बहुत खराब था। हर रोज सारा गुस्सा उसी के ऊपर उतरता था, क्योंकि वह उसका पर्सनल सेक्रेटरी था। ले देकर उसे ही रेहान के सामने जाना पड़ता था। वह इस वक्त अपने मैनेजर को डांट ही रहा था कि तभी शिवाय और ओम वहां पहुंच जाते हैं। वह लोग काफ़ी जल्दीबाजी में थे, इसलिए वह उससे परमिशन लेना भूल जाते हैं। पहले भी ऐसा होता था जब वह बिना परमिशन के अंदर आ जाया करते थे, लेकिन अब बात कुछ और ही हो गई थी। रेहान का गुस्सा हमेशा नाक पर चढ़ा रहता था और किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता था। इस वजह से अब उन्हें रेहान से बहुत ज़्यादा डर लगता था, कब उनके ऊपर कौन सा बम गिरा दे, उसका कोई भरोसा नहीं था। इसलिए वह जब भी आते थे तो हमेशा रेहान की परमिशन लेकर अंदर आते थे। वहीं रेहान इस समय सामने खड़े व्यक्ति पर अपना पूरा गुस्सा उतार रहा था। वह गुस्से से उसे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? इसमें कितनी सारी गलतियां हैं। इसे तुम प्रोजेक्ट तैयार करना कहते हो। अगर मैं इसे न चेक करता तो तुम्हें भरोसा था कि यह सही से पास हो जाता।
क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? उसकी बातों को सुनकर वह बेचारा अपना सर नीचे किए खड़ा था। वह क्या बोले उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब उसकी गलती कहाँ है। इसने इसे कम से कम 10 बार तैयार किया होगा। हर बार रेहान उसे डांट कर रिजेक्ट कर देता था। यहाँ तक कि रेहान को भी नहीं समझ में आता था कि इसमें गलती कहाँ है, पर उसे लगता था कि यह अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और ठीक नहीं है। बस इसी वजह से ऊपर से उसका दिमाग भी खराब रहता था। वह सारा गुस्सा अपने एम्प्लॉय पर ही उतारता था। वहीं वह दोनों अंदर तो आ गए थे, पर अंदर का नज़ारा देखकर उनकी तो सांसें ही अटक जाती है। वहीं वह बेचारा खड़ा व्यक्ति अपनी आस भरी नज़रों से शिवाय और ओम की ओर देखता है, मानो वह आंखों ही आंखों से उनसे विन्नत कर रहा हो, कह रहा हो कि प्लीज बॉस मुझे बचा लीजिए, वरना आज मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। वह बेचारे भी क्या करें, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह लोग सोचते हैं कि हम बहुत गलत समय पे आ गए, अब इसका सारा गुस्सा हम पर ही निकलेगा। लेकिन वह सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपने दोस्त की जिंदगी के लिए यह गुस्सा भी वह बर्दाश्त कर लेंगे। तभी वह रेहान से बोलते हैं, अरे यार क्यों इस बेचारे पर इतना गुस्सा कर रहे हो? हम तो तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। उसकी बातों को सुनकर रेहान उनकी तरफ घूर कर देखता है। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे खून उतर आया हो उसकी आंखों में। पता नहीं क्यों रेहान को आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में उनकी ओर घूरते हुए अपने उसी गुस्से भरी आवाज में बोलता है कि सेट अप, तुम लोग यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर उतर जाए। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी शिवाय हिम्मत करके बोलता है, अरे यार पहले हमारी बात तो सुन लो। लेकिन रेहान बिल्कुल भी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। उसे तो यही लगता है कि यह लोग फिर उसे लेक्चर देने आ गए हैं। पिछले कई दिनों से यह उसे लेक्चर ही तो दे रहे हैं, पर उसके दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। वह कैसे जिंदा है यह तो वही जानता है। वह गुस्से से शिवाय की ओर देखता है और कहता है कि एक लफ्ज और नहीं, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना होश खो बैठूं। उसे इतना गुस्सा करता देखकर वह लोग सोचते हैं कि चलो हम बाद में इससे बातें करेंगे, वरना यह पता नहीं पागलपन में क्या कर जाएगा। इतना सोचकर वह लोग रूम के बाहर चले जाते हैं, लेकिन वह लोग वहां से जाते नहीं हैं। रूम के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को देखता है। उसे लगता है कि शायद वह लोग जा रहे हैं, लेकिन वह लोग वहीं पास के ही सोफे पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार अब हम क्या करें, इसे कैसे खबर दें? अगर इसे बाद में खबर देंगे तो यह तब भी हम पर गुस्सा करेगा, और अगर अभी हम इसे खबर देंगे तब भी यह गुस्सा करेगा, क्योंकि यह हमें कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। पर यह न्यूज़ इतनी बड़ी है कि हम इसे बिना बताए रह भी नहीं सकते। तभी ओम बोलता है, हाँ यार, क्योंकि अगर मैंने नहीं बताया तो मेरा पेट तो दर्द ही करता रहेगा। वहीं उसकी ऐसी बातों को सुनकर अब शिवाय को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। वह कहता है कि स्टॉप इट ओम, हर समय तुम मजाक करते रहते हो, कितनी सीरियस सिचुएशन है फिर भी तुम्हारा मजाक नहीं जाता। वहीं ओम बेचारे को तो नहीं समझ में आता कि उसने मजाक क्या किया, वह तो सच बोल रहा था। वह ऐसा ही है, वह एक नंबर का चुगलखोर था। जब तक वह अपनी बातों को 2-4 लोगों को नहीं बता लेता था तो उसके पेट में
पानी भी नहीं पचता था, खाना की तो बात बहुत दूर थी। वह बेचारा सा मुंह बना कर सिवाय की ओर देखने लगता है। इन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करे। वह लोग वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे 1 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जो भी अंदर जाता वह बेचारा रोते हुए ही बाहर आता। यह देखकर इन लोगों की अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी ओम बोलता है, चल यार हम लोग चलते हैं यहाँ से। हम लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, बस उस डेविल का गुस्सा तो उतर ही नहीं रहा है। तब सिवाय उसे आंखें दिखाते हुए बोलता है, नहीं हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, हमें उसे यह बताना ही पड़ेगा। तभी वहाँ खड़ा सिक्योरिटी गार्ड, जो बहुत देर से उन्हें देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था, वह उन्हें देखते हुए बोलता है, सर क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैं देख रहा हूँ आप लोग यहाँ बहुत देर से बैठे हैं। तो वो उसकी ओर देखते हुए अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, अरे नहीं यार, वह तो हम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, वह हमारे पास कोई काम नहीं है ना, इसलिए। उसकी बातों को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। क्या ऑफिस इस कंपनी के बॉस के पास काम ही नहीं है। यह कितना फनी लगता है सुनने में। पर वह कुछ नहीं बोलता और चुपचाप फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। पर बार बार उसकी नज़रें इन दोनों पर जा रही थी। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है। जैसे ही उसका फ़ोन बजता है तो इन दोनों की नज़रें उसकी ओर चली जाती है, क्योंकि उसने इस समय अपने फ़ोन का कॉलर ट्यून किया के गाने को लगा रखा था। वह आवाज़ उस शांत वातावरण में रौनक सी ला देता है। उसकी उस प्यारी सी आवाज़ को सुनकर और सिक्योरिटी गार्ड के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह जल्दी से अपना फ़ोन रिसीव करता है, क्योंकि उसे पता था इस समय कंपनी के बॉस उसके सामने बैठे हैं। वह ज़्यादा देर तक इसे डिले नहीं कर सकता था। वहीं जैसे ही वह रिसीव करता है तो वह सन्नाटा छा जाता है। अब ओम और सिवाय को बिल्कुल भी वह सन्नाटा अच्छा नहीं लग रहा था। यह उस वक्त का गाना था जब किया ने गाने की शुरुआत की थी, जिसमें नन्हे से लड़की के बचपन और उसके खिलखिलाती सपने और उसकी हंसी के बारे में बताया गया था। इसलिए इस गाने के म्यूजिक और आवाज़ दोनों में ही खुशियाँ झलक रही थी। जो भी सुने एक पल के लिए उसका दिल खुशी से झूम जाता था। यही वजह थी जो उसकी कॉलर ट्यून को सुनकर वह लोग एक पल के लिए सब कुछ भूल गए थे। तभी वह दूसरी तरफ वाले व्यक्ति से बात करके सिक्योरिटी गार्ड अपना फ़ोन रखता है, लेकिन वह देखता है कि उसके बॉस कैसे उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह लोग उसे क्यों ऐसे देख रहे हैं। तो वह थोड़ा संकोच करते हुए बोलता है, सॉरी सर, वो बहुत ज़रूरी कॉल था इसलिए रिसीव करना पड़ा। वह क्या कहे, इसके आगे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वहीं उसे इस तरह सॉरी बोलता देखकर वह लोग बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, हमें तुम्हारे फ़ोन रिसीव करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह तो हम बस इस आवाज़ को सुनकर, इस गाने को सुनकर थोड़ा सा चौंक गए थे उसकी बातों को सुनकर।
वह सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे हाँ साहब, ये हाल ही में सरगम जी का आया हुआ नया सॉन्ग है जो अभी अभी रिलीज हुआ है। वाकई में उनकी आवाज़ में जादू है। मेरे घर में मेरे छोटे बच्चों से लेकर मेरे पिताजी भी उनके इस गाने को हर रोज़ कई बार सुनते हैं। उनके जितने भी पुराने गाने हैं उन सारे गानों की सीडी हमारे पास मौजूद है। हमारे घर में सरगम जी को सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वह हमारी आइडियल है। मेरे बच्चे तो उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। मेरी बेटी तो उन्हें अपना इम्प्रेशन मानती है और वह उन्हीं की तरह सिंगिंग सीख रही है। मुझे पता है कि वह उतना अच्छा नहीं गा सकती है, वह कभी भी उतना अच्छा नहीं गा सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मेहनत करेगी तो कुछ कुछ उनके जैसा भी गा सकती है, क्योंकि उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मीठी और प्यारी है। और वह जिस तरह से उन्हें अपने भगवान की तरह मानती है, तो मुझे पता है मेरी बेटी इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी। उसकी बातों को सुनकर उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी वह बोलता है कि मैं उन्हें इस तरह लाइव देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे यकीन नहीं होता है कि वह इतनी कम एज की लड़की होंगी। उनकी आवाज़ में इस तरह जादू है। मैं तो उन्हें देखकर धन्य हो गया। काश मैं कभी उन्हें सामने से देख पाता, मैं भी वहां जा पाता। लेकिन मेरी बदकिस्मती साहब जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहां तक जा सकूं। लेकिन फिर भी उन्होंने जो व्यवस्था की थी वह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वह सबके लिए कितना ज़्यादा सोचती हैं, वह वाकई में बहुत ही अच्छी हैं। मैं भगवान से यही प्रे करूँगा कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाया, लेकिन मेरी बच्ची कभी उन्हें देख सके। वह उन्हें बहुत ज़्यादा मानती है। उनकी बातों को सुनकर ओम और शिवाय के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दुनिया में कौन ऐसा होगा जो उसे नहीं चाहता होगा। उसकी पहचान ही ऐसी बन गई है। उन्हें यकीन नहीं होता है कि पूरी दुनिया में उसके चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं। वहीं तभी ओम को एक आइडिया आता है और वह तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलता है, मिल गया, मुझे मिल गया। उसके इस तरह चिल्लाने से बेचारा शिवाय वह चौंक जाता है और जल्दी से अपने कानों में अपना हाथ रख लेता है और उसे घूर कर देखते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ इंसान, कौन इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, अभी तो मेरे कान के पर्दे ही फट गए होते। उसकी बातों को सुनकर वह मुंह बनाते हुए बोलता है, अरे मैंने इतनी ज़ोर से भी नहीं चिल्लाया था कि तुम्हारे कान के पर्दे फट जाते, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मुझे एक मस्त आइडिया मिल गया है। तो वह मुंह बनाते हुए बोलता है कि अब भला तुझे कौन सा आइडिया मिल गया है। तेरा घिसा पिटा आइडिया सुनकर तो मेरा सर दर्द करने लगता है। उसकी बातों को सुनकर ओम मुंह बनाते हुए बोलता है, अरे यार तुम बहुत बोलते हो, पहले मेरी बात सुनो और अपना मुंह बंद रखो। उसकी बातों को सुनकर शिवाय भी अपना मुंह बना लेता है। यह हमेशा उसे डांट कर अपनी बातें सुनाता रहता है और इसकी बात हमेशा उलझुल ही होती है। भला कौन सुनना चाहेगा। उसका तो मन कर रहा था कि अपने कानों में उंगलियां डाल ले और इसकी बकवास बातें बिल्कुल भी ना सुने। तभी शिवाय चहकते हुए बोलता है, अरे यार तुम अपने कानों से यह हाथ हटाओ और मेरी बात को सुनो। वहीं बेचारा सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को इस तरह पहली बार देख रहा था, क्योंकि वह हमेशा से अपने बॉसी और के साथ उसके सामने रहते थे। आज पहली बार ऐसा था कि वह आपस में बच्चों की तरह लड़ते हुए उसे दिखाई दे रहे थे, वरना
वह तो इतने खतरनाक थे कि उन्हें देखकर हमेशा से इसे डर ही लगता था। लेकिन गनीमत इतनी थी कि वह उसके डेविल बॉस से बहुत सही थे। वह उसने बात बात में डांटा नहीं करते थे। पर उनका डेविल बॉस वह तो बिना गलती के भी उन्हें धोता पछाड़ता रहता था, जिस वजह से उसे इन लोगों से थोड़ा कम डर लगता था। लेकिन डर तो लगता ही था, हालांकि यह उसके बॉस थे तो उसका डरना ज़रूरी था। वहीं सिवाय अपने कानों से हाथ उठाते हुए बोलता है कि बक, अच्छा क्या बकना है तुझे। वहीं उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेचारे का मुंह बन जाता है और वह बोलता है कि तू मुझे कैसे बोल रहा है, मैं तेरा इतना अच्छा दोस्त हूँ और मैं तेरी कितनी हेल्प करता हूँ, लेकिन तुझे तो मेरी इज्जत ही नहीं है। उसकी बातों को सुनकर वह अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे बाप जो बोलना है वो बोल, ये सब बाद में करना। तभी उसे याद आता है कि हाँ, उसे क्या बताना था। वह बोलता है कि देख, मैं कैसे तुझे दिखाता हूँ कि वह डेविल हमारे पास कैसे दौड़कर भागते हुए आएगा। उसकी बातों को सुनकर सिवाय को अपना सर पीटने का मन करता है। अभी अभी तो उसने देखा था कि वह डेविल किस तरह सब पर गुस्सा कर रहा है और अब यह कह रहा है कि इसके पास भाग कर आएगा। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह बोलता है कि देख यार, तुझे जो भी करना है अपने दम पर करना, मेरा नाम तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि मैं उस डेविल के हाथों से मरना नहीं चाहता हूँ। अभी मुझे बहुत जीना है, अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं। उसकी बातों को सुनकर ओम चौंक कर उसकी ओर देखने लगता है और बोलता है, अरे यार, तू कब से इतना सेंटिमेंटल होने लगा है। यह लाइन तो मेरी हुआ करती थी, लेकिन इसे अब तू बोल रहा है, इसका क्या मतलब है। तो वह बोलता है, ज़रूरी नहीं है कि सारी लाइनें तेरी ही रहे। अरे मैं भी इंसान हूँ और मेरे पास भी दिल है, इसलिए कुछ लाइन तो मैं भी बोल सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर ओम मुंह बनाते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा, चल ठीक है, चल पहले मेरी बात तो सुन ले। तो वह बोलता है कि हाँ सुनाना, मैं कौन सा बहरा हो गया हूँ। वहीं उन दोनों को इस तरह लड़ता देखकर बेचारा सिक्योरिटी गार्ड अपनी आंखें फाड़े बस उन दोनों का तमाशा देख रहा था। वह कुछ बोल भी तो नहीं सकता था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। आज पहली बार उसने इन लोगों का ऐसा रूप देखा था। वहीं सिवाय अब ध्यान से उसकी बात सुनने बैठ गया था। वहीं वह कुछ बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि इस वक्त वह अपने फ़ोन पर कुछ करने लगा था। तो सिवाय गुस्से से उसे देखते हुए बोलता है, बेवकूफ़ इंसान, अब मैं तेरी बातों को सुनने के लिए बैठ गया हूँ तो तू अपने फ़ोन में लग गया है क्या? यही बात तू मुझे बताना चाहता था। इतना बोलकर वह उसे एक पंच लगा देता है, क्योंकि इस वक्त उसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं जैसे ही वह उसका पंच खाता है तो वह चौंक कर उसकी ओर देखता है और बोलता है, बेवकूफ़ इंसान, तूने मुझे मारा क्यों? तो वह बोलता है, तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? तू जिस तरह के कारनामे कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे तेरी आरती उतारनी चाहिए। उसकी बातों को सुनकर वह अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि मैं वही तो कर रहा हूँ, तू पहले रुकेगा तब तो मैं कुछ बताऊं तुझे। अरे बताना नहीं है मुझे दिखाना है। तब सिवाय को समझ में आता है कि अच्छा, इसीलिए यह अपना फ़ोन लेकर बैठा है। तो वह भी उसके फ़ोन में झांकने लगता है। वहीं उसे इस तरह फ़ोन में झांकता हुआ देखकर वह उसे दूर धक्का देते हुए कहता है, अरे यार, इस फ़ोन में क्यों झांक रहा है? क्या तूने देखा नहीं? अभी 50 बार तो तूने देखा है, तो फ़ोन में क्यों झांक रहा है? बेचारे सिवाय को समझ नहीं आता कि उसने 50 बार क्या देखा है और यह उसे क्या दिखाना चाहता है। वह उसे बोलता है
कि अरे तू सही से बताएगा तब तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या देखा है और तू क्या दिखाना चाहता है। उसकी बातों को सुनकर वह बोलता है कि रुक जा, दिखा रहा हूँ, सब्र तो कर। इतना बोलकर वह किया के उस गाने को चालू कर देता है। वहीं जैसे ही शिवाय के गानों में किया की आवाज़ जाती है तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलता है, ओ तो तू मुझे यह दिखाना चाहता था। तो ओम बोलता है, अरे नहीं बेवकूफ़ इंसान, मैं तुझे यह दिखाना नहीं चाहता था, यह मैं उस रेहान के बच्चे को सुनाना चाहता था जो अंदर पागलों की तरह चिल्ला रहा है। इस आवाज़ को सुनकर उसका दिमाग ठीक हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि अगर यह उसकी एंजल होगी तो वह इस आवाज़ को ज़रूर पहचान लेगा, क्योंकि मुझे पता है वह हज़ारों में नहीं करोड़ों में भी अपनी एंजल की आवाज़ को पहचान सकता है। वह उससे इतना प्यार जो करता है। उसकी बातों को सुनकर इसे भी लगता है कि हाँ वह बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अगर यह उसकी एंजल हुई तो रेहान उसे ज़रूर पहचान लेगा। वह तुरंत ही उसे शाबाशी देते हुए बोलता है, वाह तूने क्या बात सोची है, मेरे दिमाग में यह आइडिया क्यों नहीं आया। तो वह हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास दिमाग होगा तब तो आइडिया आएगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर बेचारे शिवाय का मुंह बन जाता है। कब से वह बुद्धिमान हो गया, हमेशा तो बेवकूफ़ी वाले काम वही तो करता है और अब खुद को बुद्धिमान बता रहा है। इतना सोचकर वह उसे घूर कर देखने लगता है। उसे इस तरह देखता देखकर ओम अपने दांत दिखा देता है। यह हमेशा से उसकी आदत थी, करता सारा कुछ शिवाय था और सारा क्रेज ओम ले लेता था और वह भी उसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह उसकी बचकानी हरकतों को अच्छे से जानता था। वहीं वहाँ अब वह गाना चलने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड भी मुस्कुरा देता है और कहता है, सर आप लोगों को भी सरगम जी का गाना बहुत ज़्यादा पसंद है लगता है। तो वह बोलते हैं, हाँ यार हमें भी सरगम जी का गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर यह किसी और को भी पसंद है, बस उसी को हम सुनाने जा रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर उसे समझ नहीं आता कि यह और किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ कौन है। वो अपने आगे पीछे देखने लगता है तो ओम मुस्कुराते हुए बोलता है, इस तरह तुम्हें आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक काम करो और जाकर अपने बॉस के केबिन का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलो। तो वह बोलता है, अरे नहीं नहीं सर, यह आप मुझे क्या कह रहे हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो बॉस तो मेरी जान ही निकाल देंगे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे, और यहाँ तो हम लोग बातें कर रहे हैं, अगर दरवाज़ा खुला तो आपको पता है हमारी आवाज़ अंदर जाएगी और यह सब सुनकर बॉस का पारा कहाँ पहुँचेगा इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते आप। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। उसे इस तरह डरता हुआ देखकर वह दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी, हम हैं ना, तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जाकर दरवाज़ा खोलो, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे। उस बेचारे को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, पर वह दरवाज़ा खोलने तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इन लोगों से तो बस उसे डांट ही पड़ेगी, पर उसका जल्लाद बास उसे तो जान से ही मार देगा। वह बार बार अपना सर ना में हिला रहा था। वहीं उसे इस तरह ना करते देखकर ओम अपनी आंखें छोटी कर लेता है और कहता है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमें ना कहने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम तुम्हारे बॉस हैं, हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। बेचारे की तो सांस ही अटक जाती है, एक तरफ कुआं और दूसरे तरफ खाई, वह क्या करे। अभी तक तो सही था, पर अब यह बॉस भी उन पर
अपना रौब जमाने लगे हैं, लेकिन वह क्या करे। बेचारा किसी तरह जाता है और जाकर दरवाजे के सामने खड़ा होकर बस उसे छूने ही वाला था, लेकिन तभी अंदर कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वह चौंक कर 2 कदम पीछे हो जाता है। वहीं उसे इस तरह चौंकता देखकर वह दोनों अपने सर पे हाथ रख लेते हैं। क्या यह काम इस इंसान से हो पाएगा? उन्हें यकीन नहीं था कि यह अगले 2 जन्मों तक भी दरवाजे को खोल पाएगा। जिस तरह से वह डर रहा था तो मुश्किल था कि वह उनका काम करने वाला है। वहीं वह दोनों गुस्से से उसे घूर कर देखते हैं। बेचारा न चाहते हुए भी आगे बढ़ता है और दरवाजे को धीरे से खोलकर तेजी से वहाँ से दूर हट जाता है। कहीं उसके डेविल बॉस ने देख लिया तो आज उसका अंतिम दिन होगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बीवी बच्चे कैसे रह पाएंगे? कौन उन बेचारों की देखरेख करेगा? यही सब सोचकर उसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहीं उसे इस तरह भागता देखकर उन दोनों को तो जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, पर वह अपनी हंसी को कंट्रोल में किए हुए थे, क्योंकि अगर उन लोगों ने इस वक्त हंसा तो वह सिक्योरिटी गार्ड के बारे में क्या सोचेगा। यही सब सोचकर वह लोग अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेते हैं। अब दरवाजे में थोड़ा सा गैप हो गया था, जिसके वजह से अब बाहर की आवाज़ अंदर आराम से जा सकती थी। वहीं ओम ने अब अपने फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रख दिया था और फिर उसने किया का गाना चालू कर दिया। जैसे ही वहाँ वह गाना चला, अचानक से रेहान के चलते हुए हाथ रुक जाते हैं। एक पल के लिए उसका दिल धक से रह जाता है। वह सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे लगता है मानो वर्षों का सुकून उसे मिल गया हो। वह इस आवाज़ को पहचान सकता था। वह कैसे नहीं पहचानेगा? यह उसके एंजल की आवाज़ है। वह इस आवाज़ को लाखों करोड़ों के बीच भी पहचान सकता है। वहीं उसका यह एहसास उसे आंखें खोलने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसके कानों में यह आवाज़ मिस्री की तरह घुल रही थी। वह तुरंत ही अपने जगह से उठ जाता है और अपने चारों ओर बेचैन होकर देखने लगता है। आखिर में यह गाना कहाँ चल रहा है? वह उसे चारों तरफ बेचैन होकर देख रहा था। वह तुरंत ही अपने केबिन से बाहर आ जाता है। वहीं वह जैसे ही केबिन से बाहर आता है, बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की तो सांस ही अटक जाती है। क्या उसके बॉस ने उसे दरवाज़ा खोलते देख लिया था? वह केबिन से बाहर क्यों आए? आज तो उसकी जान जानी पक्की है। वह रोनी सी सूरत लेकर रेहान और ओम की तरफ देखता है। वहीं वह दोनों अपनी आंखों में चमक लिए और होठों पर प्यारी मुस्कुराहट लिए रेहान की ओर देख रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था कि रेहान के कानों में अगर यह आवाज़ जाएगी तो वह तुरंत ही इस आवाज़ की ओर भागेगा और जानना चाहेगा कि यह किसकी आवाज़ है। नहीं, जैसे ही रेहान देखता है कि यह आवाज़ ओम के फ़ोन से आ रही है तो वह उसे गुस्से में घूरने लगता है और फिर उसे डांटते हुए बोलता है कि यह क्या हरकत है। ओम ने अब तक गाने को बंद कर दिया था क्योंकि उसका काम हो गया था रेहान को बाहर लाने का।
वहीं उसकी आवाज़ सुनकर ओम मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे भाई, यही तो हम तुम्हें कब का बताना चाहते थे। देखो ना, तुम्हें बताने के चक्कर में हम यहाँ से अभी तक गए नहीं और यहीं बैठे हुए हैं। उसकी बातों को सुनकर ओम को समझ नहीं आता कि वह लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। वह उन्हें घूरते हुए बोलता है कि और तुम लोग बताओगे कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो, और यह कैसा गाना है और किसका गाना है। क्योंकि इस वक्त उसे किसी भी कीमत पे यह जानना था कि यह गाना किसका है, क्योंकि आज से पहले उसने इस गाने को नहीं सुना था। तो जाहिर सी बात है कि यह गाना इन लोगों ने अभी अभी अपलोड किया है, तो अब यह किसका गाना हो सकता है। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह लोग उससे बोलते हैं कि अरे थोड़ा सब्र करो, हम बता रहे हैं, और यही बताने तो यहाँ आए हुए थे, पर तुमने तो हमें भगा दिया। वहीं उन लोगों की इस तरह की बातें अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रेहान को बस जल्दी से जल्दी जानना था कि यह गाना उन्हें कहाँ से मिला और इसे कौन गा रहा है, क्योंकि यह आवाज़ उसे अपने एंजल की आवाज़ लग रही थी और वह कभी भी अपने एंजल की आवाज़ पहचानने में गलती नहीं कर सकता है। तो क्या यह उसकी एंजल है और उसकी एंजल है, तो उसने यह गाना कब गाया था और यह गाना इन लोगों के पास कैसे आया। इस शाम को सोचकर उसका दिल बेचैन हो उठा था। वहीं उसे इस तरह परेशान होते देखकर ओम उसे बोलता है कि यार आ यहाँ बैठ, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। लेकिन रेहान बैठने को तैयार नहीं था, तो सिवाय बोलता है कि नहीं, हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, चलो हम केबिन में चलते हैं। इतना बोलकर वह अब ओम को चलने का इशारा करता है और रेहान का हाथ पकड़कर खुद केबिन के अंदर चला जाता है। वहीं रेहान भी यह जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता और उनके साथ अंदर चला जाता है। बेचारा सिक्योरिटी गार्ड, उसे तो समझ ही नहीं आता कि उसके पास सरगम के गाने के लिए इतने ज़्यादा क्यों उतावले हो रहे हैं, और क्या उन्होंने न्यूज़ नहीं देखा, और क्या उन्होंने अभी तक इस गाने को नहीं सुना था। अरे उसी से पूछ लेते, वह सब कुछ बता देता। इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने वाली क्या बात है। अब उस बेचारे को कौन बताए कि वह इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहा है, क्योंकि यह कोई सरगम उर्गम नहीं है, यह तो उसकी एंजल है जो उसे उसके जान से भी ज़्यादा प्यारी है। वहीं वह लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं और फिर धीरे धीरे कर अब उसे सारी बात बताने लगते हैं, और फिर वह कॉन्सेप्ट वाली पूरी वीडियो उसके सामने चालू करके रख लेते हैं। जैसे ही रेहान यह देखता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है। यस यस, यह उसकी एंजल है, यह उसकी एंजल है। वह लाखों में नहीं करोड़ों के बीच भी अपनी एंजल को पहचान सकता है। इस वक्त उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी गुस्से से उसकी मुठ्ठियाँ बन जाती है। वह यहाँ इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा है, वह उसे पूरी दुनिया में तलाश कर रहा है और उसकी एंजल वहाँ जाकर एंजॉय कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है। तभी रेहान कुछ आगे बोलता कि वह लोग उसे रोकते हुए उस पूरे गाने को चला देते हैं, क्योंकि अभी रेहान ने बस उस आगे के पार्ट को ही सुना था और उसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ समझ में आ रही थी। इस वजह से रेहान को यह गलत फहमी हो जाती है कि उसकी एंजल उसे छोड़कर कितनी ज़्यादा खुश है और एंजॉय कर रही है, और यहाँ वह उसके लिए एक एक पल घुट घुट कर जी रहा है। वो मरे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी सांस ही ना चल रही हो। वहीं क्या उसकी एंजल को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन उस बेचारे को क्या बताए कि जो हाल उसका था उससे भी बुरा हाल तो वहाँ
किया का था, उसने तो जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ दी थी। वह कैसे बार बार उसी चीज को दोहरा सकती थी। जिस धोखे से बचकर वह यहाँ तक पहुंची थी, आज वही धोखा उसे फिर से मिलने वाला था। फिलहाल उसे अपने रेहान पर पूरा भरोसा था, पर यह अतीत की कड़ी यादें थी जिससे वह दूर भाग जाना चाहती थी। वह बिल्कुल भी इन यादों के साथ जीना नहीं चाहती थी। आज तक उसने इन यादों को खुद से दूर रखा था, लेकिन उस दिन रेहान को उसके साथ देखकर वह यादें फिर से उसके जहन में उतरने लगी थी। वह उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इस वजह से वह सब कुछ हटाने के लिए ही, सब कुछ भूल जाने के लिए ही यहाँ आ गई थी। वहीं रेहान जैसे जैसे उस गाने को आगे सुन रहा था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इस वक्त उसका मन जोर जोर से रोने को कर रहा था। उसकी भी आंखों में आंसू थे। वही हाल वहां बैठे उन दोनों लोगों का था। उन लोगों ने तो उसे जितनी बार सुना, बस उतनी बार उनका दिल भर आया। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। वह जितनी बार भी सुनते, उन्हें ऐसा लगता कि वह पहली बार सुन रहे हैं। रेहान एक एक कर सारे गाने को ध्यान से सुनता है। वह बार बार रिपीट कर करके उसी गाने को सुन रहा था। इस वक्त उसकी अंजल की आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था जिसे वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था। वह कैसे अपनी एंजल के लिए इतना गलत सोच सकता था कि उसकी एंजल एंजॉय कर रही होगी। यहाँ उसके दर्द की तो कोई इंतहा ही नहीं है। उसे नहीं पता था कि इस वक्त किया अपने पिछले जन्म को याद करके यह सब गा रही थी। उसे तो यही लगा कि वह अपने इसी जन्म के पलों को इसमें उतारा है और उसे एक धोखेबाज समझ लिया है, जिसकी वजह से उसने ऐसा दर्द उसे ऐसा दर्द मिला है। लेकिन जल्दी ही उसकी यह गलतफहमी भी दूर होने वाली थी। वहीं वह लोग जब रेहान को इस तरह पागलों की तरह बार बार उस गाने को इतनी बार सुनते देखते हैं तो वह अब और नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। सिवाय रेहान को रोकते हुए बोलता है, बस कर यार, अब कितनी बार इसे सुनेगा। इसे सुन सुनकर मुझे लग रहा है कि तू पागल हुआ जा रहा है। प्लीज बस कर और अपने दिल को शांत कर। उसकी बातों को सुनकर रेहान अपनी भरी हुई आंखों से उसकी ओर देखता है। इस वक्त उसके आंखों में आंसू थे जो झलकने को तैयार थे। बस ऐसे लग रहा था कि रेहान अपनी आंखें बंद करे और आंसू छलककर उसके गालों पर लुढ़क जाए। रेहान सिवाय से बोलता है कि कैसे बर्दाश्त करूं, देखना वह कितना गलत सोचती है मेरे बारे में। उसे क्या लगता है कि मैं उसे धोखा दे सकता तू ही बता, क्या मैं सच में उसे धोखा दे सकता हूँ? मैं कभी उसके बारे में ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। फिर वह मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? उसे एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया। वह कैसे ऐसा मेरे साथ कर सकती है? उसकी बातों को सुनकर रेहान को समझ नहीं उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिवाय को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। वह उसे कहता है कि प्लीज यार शांत हो जा, ऐसे
किसी भी बात का सलूशन मिलने वाला नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुन। पहले खुद को शांत कर और सोच कि तुझे आगे क्या करना है। तो वह उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि मुझे आगे क्या करना है, क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? वह इस वक्त कहाँ है? हम आज ही वहाँ के लिए निकलेंगे। तभी सिवाय उसे समझाते हुए बोलता है कि हमें यह तो पता चल गया है कि वह इस वक्त मॉरिशस में है, पर अभी हमें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि वह इस वक्त कहाँ पर रुकी हुई है, क्योंकि हम लाख कोशिश कर लेंगे जब हम उसे इंडिया में नहीं ढूंढ पाए। यहाँ यहाँ हमारा इतना सब कुछ चलता है तो फिर हम मॉरिशस में उसे कैसे ढूंढेंगे? लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है मॉरिशस में उसकी एक अलग पहचान है सरगम नाम से, और जिस तरह से लोग उसे एडमायर कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर है कि उन्हें भी सरगम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन सरगम उन लोगों की जान है, अगर हम वहाँ जाकर कोई भी बखेड़ा खड़ा करेंगे तो वहाँ की सरकार हमारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। और पता नहीं वह तुमसे नाराज़ है, वो तुम्हारे साथ आना भी चाहेगी कि नहीं चाहेगी। और मुझे यहाँ तक पता है तुम बिना उसे लिए नहीं आओगे। वहीं उसकी बातों को सुनकर रेहान को उसके ऊपर गुस्सा आता है। वह बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, वह मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहेगी, वह मेरी एंजल है। तभी सिवाय उसे समझाते हुए बोलता है, देख यार, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुझे बस इतना समझाना चाहता हूँ कि वह तुझे यहाँ से ही छोड़कर गई है, तो जाहिर सी बात है अगर वह छोड़कर गई है तो वह इतनी आसानी से तुम साथ नहीं आने वाली है। जब तक उसकी आंखों से यह झूठ का पर्दा नहीं हटेगा, यह धोखे को जब तक तुम उसे नहीं दिखाओगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि वह किस धोखे में जी रही है। रेहान को अब जाकर उसकी बातें समझ में आती है। वह कहता है कि हाँ, शायद तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे सबसे पहले इस धोखे को उसके आंखों के सामने से हटाना पड़ेगा, वरना वह हमेशा ही जिंदगी भर मुझे गलत ही समझती रहेगी। वहीं उसे इस तरह से अपनी बातों को समझता देखकर वह बोलता है कि हाँ यार, मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए पहले हमें प्लान बनाना होगा कि हम उसे कैसे मिले। और जाहिर सी बात है कि हम उसे इस तरह नहीं ढूंढ सकते हैं, हमें उसे ढूंढने में काफ़ी वक्त लगने वाला है, इसलिए पहले तुम अपना यहाँ का काम ठीक से मैनेज करो, फिर हम उसे ढूंढने के लिए वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ के काम को भी ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और फिर अगले हफ्ते उसका फिर से दूसरा कॉन्सर्ट होने वाला है। उस वक्त हम अगर वहाँ किसी भी तरह से मौजूद रहेंगे तो हमारे लोग ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ पता लगा लेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और उससे पहले हम लाख कोशिश कर लें, हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं। यह कहते हुए वह किसी तरह रेहान को शांत करता है, क्योंकि इस वक्त रेहान का शांत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वह शांत न हुआ तो पता नहीं जोश में आकर वह इसी पल मॉरिशस के लिए न निकल जाए, जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वहीं ओम जल्दी से मनीषा जी के पास फ़ोन करता है, क्योंकि मनीषा जी ने उन्हें साफ साफ हिदायत दी थी कि सिवाय के कि रेहान के बारे में जो कुछ भी जानकारी हो वह उसे हर रोज़ अपडेट करेगा। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा कोई भी गलत कदम उठाए। वहीं जैसे ही मनीषा जी को ओम का मैसेज मिलता है तो उनकी आंखों में चमक आ जाता है। क्या यह सब कुछ सच है? वह तुरंत ही जल्दी से बाहर जाती हैं और
अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती हैं। उन्हें इस तरफ पागलों की तरह चिल्लाता देखकर उन लोगों को समझ नहीं आता। वह सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। यह देखकर उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है, वरना पहले तो उन्हें लगा था कि ऐसा क्या हो गया है जो वह इस तरह से चिल्ला रही हैं। उन्हें तो फिर से एक बार डर का एहसास होने लगा था। इतने दिनों से ऐसे ही उनके घर पर तमाशा लगा हुआ है और अब वह किसी नए तमाशे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वहीं मनीषा जी जैसे ही देखती हैं कि अब उनकी पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है, तो वह खुशी खुशी टीवी चालू करती हैं और वह चैनल लगाती है जिसपे सरगम की न्यूज़ आ रही थी। ओम ने उन्हें सब कुछ अच्छे से बता दिया था, जिस वजह से वह तुरंत ही बोलती हैं कि आप लोग इसे ध्यान से देखिए। वहीं जैसे ही वहाँ सरगम के गाने की आवाज़ आती है, उन सबको वह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मीठी और प्यारी लगती है। वह एक ही पल में पहचान जाते हैं कि यह किसकी आवाज़ हो सकती है। उनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इस दर्द के वक्त पर इस बच्चे की आवाज़ दिल को कितना सुकून पहुंचा रही है। वहीं मनीषा जी के भी होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वहीं उनके घर वालों को लग रहा था कि वह सरगम के इस गाने को सुनकर इतनी ज़्यादा खुश हो गई हैं, पर उन्हें क्या पता कि मनीषा जी के खुशी का कारण तो कुछ और ही था। मनीषा जी मुस्कुराते हुए बोलती है कि माँ, क्या आपने कुछ नोटिस किया? उसकी बातों को सुनकर वह बोलती हैं कि बेटा ऐसी क्या बात है? हाँ, मैंने नोटिस किया, यह बच्ची बहुत ही प्यारा गाती है और इसकी आवाज़ बहुत मीठी है। तो मनीषा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं माँ, मैं यह नहीं बोल रही हूँ, आपने कुछ और नोटिस नहीं किया? उनकी इस तरह की बातों को सुनकर दादी जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वह किस बात के लिए कह रही हैं। तो वह बोलती हैं कि बेटा, तुम क्या कहना चाहती हो? जो भी कहना चाहती हो तुम साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ। उनकी बातों को सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ, आपको पता है यह कौन है? तो वह बोलती हैं, हाँ, मुझे अच्छे से पता है, यह सरगम है, जिसके गाने मैं हमेशा सुना करती हूँ। इस प्यारी बच्ची की आवाज़ वाला मैं कैसे नहीं सुन सकती हूँ। और उन्हें टीवी में दे रहे लाइव शो को देखकर दादी जी तो खुशी से बोलती हैं कि मुझे पता था कि यह कोई मासूम बच्ची ही होगी। देखो ना, देखने में ये कितनी कम एज की लगती है और देखने से ही पता चल रहा है कि यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और भोली और मासूम होगी। जैसे इसकी आवाज़ है, बिल्कुल यह उसी तरह होगी, अपने नाम की तरह ही प्यारी, मधुर संगीत छेड़ने वाली। उसकी बातों को सुनकर मनीषा जी हंसते हुए बोलती है, हाँ माँ, यह सच में बहुत प्यारी है और यह बहुत प्यारा बोलती है। आपने भी तो इससे बातें की हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि यह प्यारी है? वही उनकी बातों को सुनकर दादी माँ आश्चर्य से मनीषा जी की ओर देखने लगती है। भला उन्होंने कब इस प्यारी बच्ची से बात किया? वह तो इससे पहले कभी भी नहीं मिली और उनकी तो दिली ख्वाहिश थी कि वह कभी इस प्यारी बच्ची से मिल सके, पर शायद वह कभी इस अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस बारे में किसी को नहीं पता है कि वह कौन है, कहाँ रहती है। वरना वह इतनी पावरफुल तो ज़रूर थी कि वह एक मुलाकात तो उनसे कर ही सकती थी। लेकिन जब उनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है तो मिलने की बात तो भूल ही जाओ।
वहीं मनीषा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि माँ, आप उनसे मिली हो या आपको नहीं पता यह कौन है। वहीं मनीषा जी की बातों को सुनकर दादी माँ तो आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगते हैं और वहीं घर के बाकी सदस्य भी मनीषा जी की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मनीषा जी को पता है कि यह कौन है और शायद मनीषा जी उनसे मिल चुकी हैं। यह सोचते हुए भी दादाजी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलते हैं, क्या बच्चा, क्या सच में तुम जानती हो कि यह कौन है और कहाँ रहती है? अगर सच है तो मैं भी एक बार इस प्यारी बच्ची से मिलना चाहूँगा। दादाजी की बातों को सुनकर मनीषा जी हंसने लगती है और बोलती हैं कि पापा जी, आप यह क्या बोल रहे हैं? आप उस बच्ची से मिल चुके हैं, एक बार भी बल्कि कई बार। वहीं उनकी बातों को सुनकर दादाजी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर में इनके कहने का मतलब क्या है। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। तब वहीं खड़े रेहान के पापा बोलते हैं कि अब बस भी करिए, इस तरह कहानी ना बुझाइए और प्लीज़ बताइए कि यह बच्ची कौन है, क्या आप इनसे कभी मिली हैं और मिली हैं तो कहाँ मिली हैं। उनकी बातों को सुनकर मनीषा जी अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाती हैं और बोलती है कि हाँ, हम सब इन बच्ची से मिले हैं और कोई नहीं, यह हमारी किया बेटी है। उसकी बातों को सुनकर सभी का मुंह आश्चर्य से खुल जाता है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या यह किया है? क्या सच में यह किया है? दादी माँ तो जैसे झटका ही लग गया था। क्या सच में यह उनकी पोता बहू है? वह आश्चर्य से मनीषा जी की ओर देखते हुए बोलती है, देखो बहू, तुम मेरे साथ ऐसे मजाक नहीं कर सकती हो। क्या सच में वह हमारी किया ही है? वहीं वह मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कर रही हूँ। इस मामले में मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ और भला मैं मजाक क्यों करूँगी। तो वह बोलती है कि जब तुम्हें पता था कि वह हमारी किया ही है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे एक गाने के लिए ज़रूर कहती और फिर मैं उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके रख लेती। उसका वह गाना सिर्फ वन पीस मेरे पास होता और फिर मैं अपनी सहेलियों को दिखाती कि मेरी पोता बहू कितनी अच्छी है। उसकी बातों को सुनकर वह बोलती हैं कि माँ, मुझे भी नहीं पता था, यह तो मुझे अभी अभी ओम ने बताया है। वही दादी माँ बोलती हैं कि उस नामुराद ने कहा और तूने सच मान लिया। उसकी बातों को तू भला कब से इतना सच मानने लगी है? वह तो हमेशा मजाक के मूड में रहता है। उसकी बातों को सुनकर मनीषा जी बोलती है, नहीं माँ, इस बार वह सच बोल रहा है और हमारा रेहान जल्दी ही उसे लेने के लिए वहाँ जा रहा है। वहीं उनकी बातों को सुनकर दादी माँ को भी यकीन हो जाता है कि अगर रेहान को भी इस बारे में पता है तो ज़रूर वह सच ही बोल रहा होगा, वरना वह किसी भी हाल में उसके ऊपर भरोसा करने वाली नहीं थी। लेकिन जब उनका पोता भी इस सच को जान रहा है तब तो वह ज़रूर सही ही बोल रहा होगा। इस वक्त दादाजी भी खुशी से बोलते हैं, अरे बच्चा, क्या सच में सरगम ही हमारी किया है? मुझे तो यकीन नहीं आता। वह नन्ही सी बच्ची की कितनी सारी आइडेंटिटी है। वह तो एक जीनियस है और हमारी खुशकिस्मती है कि वह हमारी पोता बहू है। वहीं उनकी बातों को सुनकर मनीषा जी का चेहरा थोड़ा लटक जाता है और वह बोलते हैं कि हाँ पापा जी, यह तो हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन अचानक से मेरे बच्चे की ज़िंदगी में तूफान आ गया है। अब मैं किसी भी हालत में
अपनी बच्ची को अपने बेटे से दूर नहीं कर सकती हूँ। इस बीच मैंने अपने बेटे की हालत देखी है, वह कैसे जिंदा लाश बनकर रह गया है। ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है। मैं किसी भी हालत में किया को उसकी ज़िंदगी में वापस लाकर रहूँगी। वहीं उनकी बातों को सुनकर दादाजी भी कहते हैं, हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, इस काम में हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी करोगी हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। उसकी बातों को सुनकर मनीषा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलती है कि हाँ माँ, हम सब भी उसे लेने के लिए जाएंगे। और उसे अपने रिहान के लिए वापस लेकर आएंगे, चाहे जो हो जाए। वहीं दादा दादी भी तैयार हो जाते हैं कि हम भी चलेंगे। तब मनीषा जी मना करती है, कहती हैं कि नहीं, आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी हेल्थ कंडीशन इस समय सही नहीं है, इसलिए मैं और ये बस जाएंगे। आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस हमारा ही इंतज़ार कीजिए। मनीषा जी की बातों को सुनकर दादा दादी का तो मुंह बन जाता है। उनकी बहू हमेशा उन पर इसी तरह रुआब झाड़ती है और उनके सारे काम रोक देती है। क्या होगा अगर वह भी चले जाएंगे? वह भी तो किया से मिलना चाहते हैं, तो भला वह क्यों नहीं जा सकते हैं? वही वह तो पूरी तरह से मना कर चुकी थी क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। अब मनीषा जी भी अपने पति देव को बोलती हैं कि पति देव, आप भी तैयार हो जाइए, हम अपनी बहू को लेने जा रहे हैं और हम उसे बिना लिए नहीं आएंगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पतिदेव के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जी पत्नी जी, आप जैसा बोलेंगी आपका यह गुलाम वैसा ही करेगा। वहीं उनकी बातों को सुनकर मनीषा जी भी मुस्कुरा देती हैं। आज कितने दिनों बाद उनके होठों पर यह मुस्कुराहट देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है, क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे यह सब किया के सामने होंगे। और वहीं तारा और रजत जो वहाँ पहुँच चुके थे, जब उन्हें पता चलेगा कि सरगम और कोई नहीं बल्कि उनकी दुश्मन किया है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा और किया कैसे तारा और रजत को सबक सिखाएगी, यह जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।